हेलो फ्रेंड्स, SRS जैन स्टडी.com में आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर कंसेप्ट्स ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो NTA नेट के फर्स्ट पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स वी डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू टीचिंग। जो शिक्षण है उसके तीन आधार माने जाते हैं। टीचिंग के तीन पिलर माने जाते हैं। उसके अंदर शैक्षणिक प्रक्रिया को तीन प्रश्नों के आधार पर तय किया जाता है: क्यों, कैसे और क्या। जो पूरी की पूरी शिक्षण है, जो शिक्षा की प्रक्रिया है, एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है, यह दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। जो क्यों शब्द है उसका उत्तर जो है दर्शन शास्त्र के अंदर मिलता है, और कैसे का उत्तर मनोविज्ञान में मिलता है। क्यों अर्थात भी शिक्षा है, क्यों दी जानी चाहिए, क्यों जरूरी है शिक्षा, और उसके बाद कैसे दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो चाइल्ड होता है, स्टूडेंट होता है, उसके मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है, उसके साइको से रिलेटेड होती है। तो इसका उत्तर जो है मनोविज्ञान देता है। और क्या का उत्तर जो है समाजशास्त्र देता है। अब क्या जो है बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, इस बात की जो स्टडी है सोशियोलॉजी करती है, सोशल साइंस करती है। इसलिए हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि शिक्षा का मूल आधार जो है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है। इन तीनों ही साइंसेस से जुड़ा हुआ है जो टीचिंग का प्रोसेस है, फिलोसफी से, साइकोलॉजी से और सोशल साइंस से। फर्स्ट उसके बाद में आदर्शवाद। जो आदर्शवाद है एजुकेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। आदर्शवाद का अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है। जो आइडियलिज्म है सबसे पुराना सिद्धांत है, जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पे पड़ता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना चाहिए। जो अरस्तु और प्लेटो है, इनका ज़्यादातर मानना था जो एजुकेशन है वो आदर्शात्मक होनी चाहिए, आदर्शों के अनुकूल होनी चाहिए, ताकि बच्चों की नैतिकता का, उसकी मोरालिटी का और उसकी बुद्धि का, इंटेलेक्चुअल जो उसकी बुद्धि है उसको विकसित किया जा सके। व्यक्ति के ऐसे सर्वश्रेष्ठ मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है, और ऐसे वैल्यूज़ बच्चों के अंदर पैदा किए जाए, स्टूडेंट में पैदा किए जाए कि वो समाज के लिए बेनिफिशियल साबित हो, ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल साबित हो। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति और आत्म अनुशासन और व्यक्ति के उन्नयन पर बल देता है। जो आदर्शवाद है वो मोरालिटी की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है और पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की बात करता है। इसके साथ ही जो ये आदर्शवाद है ये सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है। सत्य होता है सच, ट्रुथ जो होता है, और शिवम है गुडनेस, हमारे अंदर अच्छाई का होना, और सुंदरम होता है क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नई रचना करना। इस सब की जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी इनकी व्याख्या आदर्शवाद में की जाती है, और सत्यम शिवम सुंदरम को आदर्शवाद का जो है आत्मा माना जाता है। अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं, कमजोर शिक्षण विधियां, सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना आदि इनकी मुख्य कमियां रही हैं। जो आदर्शवाद है उसके अंदर ज़्यादातर जो कंट्रोल होता है टीचर का होता है, और कुछ वीकनेस होने के कारण इसकी बीच में कुछ कमियां भी हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है प्रकृतिवाद है, जिसे नेचुरलिज्म कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, नेचर से जो वो सीखते हैं उन्हें सीखने दिया जाए। इस बात को लेकर जो है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म चलता है। इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना जाता है, जो नेचर है वो ही एक टीचर ये माना जाता है, और जो बुकिश नॉलेज है उसको कम एम्फिसाइज किया जाता है, कम उस पर जोर दिया जाता है। कहते बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ता है तो उसे ऐसा करने दो, जो बच्चा करता है उसका मन करता है उसे करने दो। वृक्ष पे चढ़ता है तो उसे चढ़ने दो, वो गिरेगा, उसे अपनी भूल का एहसास होगा, वो खुद सीखेगा उसके अंदर।
यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। ये जो टीचिंग का मेथड है या हम कह दें ये जो टेक्निक है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, क्योंकि विद्यार्थी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। कहते शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना, और इसके अकॉर्डिंग सिर्फ जो टीचर है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करता है विद्यार्थियों के लिए। इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है। क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव एक्सपीरियंस से सीखना। इंद्रियों द्वारा शिक्षण मतलब जो ज्ञान इंद्रियां हमारी सेंसेस है उनसे सीखे बच्चा। ऑब्जर्वेशन से सीखे, प्ले वे मेथड से ह्यूरिस्टिक मेथड जो है उससे सीखे। डाल्टन द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है, और जो डाल्टन ने जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड विधियां मेथड्स बताए हैं वो ज़्यादातर प्रकृति से जुड़ी हुई है, नेचुरलिज्म से जुड़ी हुई है। उसके बाद में है प्रयोजनवाद, जिसे प्रैग्माटिज्म कहा जाता है। जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। जो प्रयोजनवाद है उसका फादर हम कह दें, इसका फाउंडर है जॉन डीवी को माना जाता है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ये भी क्रिया को महत्व देते हैं, और इसके साथ व्यवहारिकता मतलब हम करके सीखें इस बात पर एम्फिसाइज करते हैं। इसको प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंटलिज्म भी इसको कहा जाता है। प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना जाता है, और ये जो कंसेप्ट है अमेरिका के अंदर उदय हुआ था। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों का या सत्यों का कोई स्थान नहीं। ये कहते हैं जो पुराना जो हो गया है उसके इस मेथड के अनुसार कोई भी उसका स्थान नहीं है पुरानी चीज़ों का। कहते हैं अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। ये भी कहते हैं भी अनुभव के द्वारा सीखा हुआ ही सच है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस ही सब कुछ है, इनका मानना है। इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है। ये कहते हैं जब इंसान या हम कहते हैं स्टूडेंट है अपने एक्सपीरियंस से सीखता है तो वो लॉन्ग टाइम उसको मेमोराइज भी रहता है, और वो खुद उसने करके देखा होता है, वो उसके एक्सपीरियंस में होता है। इसी प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ हुआ है। जो आजकल एक्टिविटी स्कूल सिस्टम जो चल रहे हैं, प्ले वे स्कूल जो चल रहे हैं, बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, ये सारे का सारा जो है प्रयोजनवाद के कारण ही आया है। उसके बाद में अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद को इंग्लिश में एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा जाता है। इसके मुख्य प्रतिपादक किर्कगार्ड को माना जाता है। इसके फाउंडर किर्कगार्ड हैं, जिसका यह कहना है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ। वो कहते हैं जो एक इंडिविजुअल है या कोई भी जो चीज़ है असल में उसका अस्तित्व होता है, कहते वो उसका अस्तित्व एक जगह ही होता है, वो जहाँ पर असल में प्रेजेंट टाइम में होता है वहाँ पर उसका अस्तित्व होता है। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि वो ये सोचते थे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं हूँ क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, आप हैं क्योंकि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपका भी तो एग्जिस्टेंस है ना। इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया जाता है, मतलब इंडिविजुअल पर बल दिया जाता है। इंडिविजुअल की मतलब खुद के ऊपर, उसकी सेल्फ के ऊपर एम्फिसाइज किया जाता है, उसके अस्तित्व की बात की जाती है। अस्तित्ववाद को बनाए रखने या पूर्णता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। ये कहते कोई भी जो चीज़ है उसको अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे खुद को संघर्ष करना पड़ता है। वो खुद जो है अपने आप को नेचर के साथ या कंडीशंस के साथ सेटल कर लेता है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो। ये कहते हैं भी अपने आप को जानो सबसे पहले, बाकी सब कुछ है वो बाद में जानेंगे, पहले अपने आप को समझो। कहते शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि को उत्पन्न करने में सहायता करें। अब ये कहते हैं जो एक टीचर है वो बच्चों को ये सिखाए भी बच्चों आप खुद अपने आप को समझो, आप हो कौन असल में, आपकी जो क्रिएटिविटी पावर है वो कैसी है, आप में एक्टिवनेस कितनी है, आपका जो ह्यूमैनिटी मानवता से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण है, इन चीज़ों को समझाने की बात इसके अंदर की जाती है। भी अपने आप को जानना इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में योग, परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, जिसमें से योग एक है। ऋषि पतंजलि का योग शास्त्र का रचयिता माना, जो योग शास्त्र है उसके रचयिता पतंजलि को माना जाता है, ऋषि पतंजलि को माना जाता है। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विधि, जो हमारे मन है उसको कंट्रोल करने के लिए योग के अंदर 8 जो क्रियाएं बताई गई हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने मन को
कंट्रोल में कर सकते हैं। ये मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये ओनली फिजिकल व्यायाम नहीं, ये हमारे इंटरनल पार्ट से भी जुड़ा हुआ है। इसके 8 घटक है। यम या आत्मा नियंत्रण, नियम जो होता है, उसके बाद में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे के सारे जो है इसके पार्ट हैं योग के। योग इन घटकों का अनुसरण करते हुए अज्ञान को दूर किया जा सकता है, इस ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। वो कहते हैं भी इन 8 मार्गों पर चलकर एक इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग जो है असल रियलिटी को अचीव कर सकता है, वो अपने आप को समझ सकता है, वो दुनिया को समझ सकता है। तो ये थे टीचिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।